अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इंडिजिनस BVR मिज़ाइल के हवाले से। पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो अपना BVR मिज़ाइल खुद बनाएगा और इसकी बातें हम प्रोजेक्ट अज़म के तहत ही सुन रहे थे। प्रोजेक्ट अज़म की अगर बात कर लें तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि गिड्स ने जो अपने न्यू वेपन्स दिखाने शुरू किए हैं वो प्रोजेक्ट अज़म के अम्ब्रेला के अंडर ही आते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अज़म 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना नहीं था, बल्कि ये पूरा मॉडर्नाइजेशन प्लान है पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का। ओवरऑल नेवी भी इसमें शामिल है। उसमें मुख्तलिफ सब सिस्टम्स डेवलप करने थे 2030-2035 के ईरा तक। इसमें सरफेस टू एयर मिज़ाइल्स भी हैं, इसमें नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड बॉम्ब्स भी हैं, इसमें BVR मिज़ाइल्स भी हैं, इसमें दूसरे सब सिस्टम्स भी बहुत कुछ हैं। और 2017-18 से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डेवलप करेगा अपना इंडिजिनस BVR मिज़ाइल। इससे पहले पाकिस्तान कोई एज सच मिज़ाइल्स डेवलप नहीं करता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन में हम स्मार्ट बॉम्ब्स बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं और इवन दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ भी इन्हें यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान के इंडिजिनस BVR मिज़ाइल्स पर। पाकिस्तान ने जो इंडिजिनस BVR मिज़ाइल अपना लॉन्च किया है या अभी उसको डेवलपमेंट फेज़ उसका ऐलान किया है, उसका नाम होगा फ़ाज़ 2। फ़ाज़ 2 से पहली चीज़ ये समझ में आती है कि फ़ाज़ 2 अगर नाम है तो फिर फ़ाज़ 1 क्या होगा। तो अभी तक की जो मालूमात है तो फ़ाज़ 1 एक सरफेस टू एयर मिज़ाइल होगा जो पाकिस्तान ही डेवलप करेगा। ये शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिज़ाइल होगा जिससे पाकिस्तान अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिप्लेस करेगा। पाकिस्तानी BVR मिज़ाइल का नाम फ़ाज़ 2 होगा और इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 180 किलोमीटर होगी। यानी कि आप इसे PL-15 या जो गोख्तुगान जैसा मिज़ाइल है उसका हम पल्ला मिज़ाइल कह सकते हैं। दूसरा, इस मिज़ाइल की जो अभी 3D रेंडरिंग जारी की गई है उसे देख के बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई AIM-120 या गोख्तुगान जैसे मिज़ाइल की कॉपी होगा। सो देखें, मिज़ाइल का बेसिक एयर फ्रेम वैसा ही होता है। हर मिज़ाइल लंबी शेप का होता है, कोई भी मिज़ाइल आपको प्लेट जैसी शेप का नहीं मिलेगा। सो ये जस्ट एक 3D रेंडरिंग है। इसके फिन्स कैसे होंगे, इसके विंग्स कैसे होंगे, इसके बारे में अभी डेवलपमेंट जब शुरू होगी, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, फिर हमें पता चलेगा इसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो अभी ये जस्ट एक 3D रेंडरिंग है, एक बताने के लिए रेफरेंस के तौर पर, और बहुत से लोगों ने इसे अभी से ही गोख्तुगान के साथ मिला दिया है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान का अपना एक प्रोजेक्ट है। अब इस चीज़ को आप इसी तरह समझने के इससे पहले बहुत से लोग चाइना के PL-17 मिज़ाइल को ही PL-15 कहते रहते थे। वो बाद में पता चला कि PL-15 मिज़ाइल और है और PL-17 मिज़ाइल और है। मौजूदा इन्वेंट्री की बात करें तो पाकिस्तान के पास PL-15 मिज़ाइल मौजूद हैं जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, 180 से 200 किलोमीटर की रेंज, और पाकिस्तान के पास असल PL-15 मौजूद है। यहाँ एक और क्वेश्चन भी है कि जब PL-15 मौजूद है तो फिर अपने इंडिजिनस BVR मिज़ाइल की क्या ज़रूरत है भाई, तो उस पर भी मैं आगे जाके बात करता हूँ। बहरहाल फ़ाज़ 2 BVR मिज़ाइल की मैक्सिमम रेंज तो 180 किलोमीटर के आसपास होगी। इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 3.5 मैक, जो कि मैं ज़ाती तौर पे यही कहूँगा कम है, बहुत कम है। इसकी एटलीस्ट जो स्पीड होनी चाहिए वो 4 to 4.5 मैक होनी चाहिए, ना कि 3.5 मैक। बट फिर भी ये बहुत बुरी स्पीड नहीं है। उसके बाद बात की जाए जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ड्यूल सीकर्स को यूज़ किया जाएगा। इसमें आइसा रेडार सीकर मौजूद होगा, लेकिन वो दो तरीके से ऑपरेट किया जा सकेगा। पहला तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ कर सकेगा, दूसरा वो इंफ्रारेड सीकर के थ्रू भी अपने तमाम ऑपरेशंस को सरंजाम दे सकता होगा। अब इसके दो फ़ायदे होते हैं। जो हीट सीकिंग मिज़ाइल होते हैं जो कि दुश्मन जहाज़ से निकलने वाले दर्जा हरारत या टेम्परेचर को मापते हुए अपने टारगेट को टकराते हैं, वो इंफ्रारेड सीकर मिज़ाइल्स होते हैं। उनसे बचने के लिए दुश्मन का जहाज़ फ्लेयर्स खारिज करता है। इससे होता क्या है कि फ्लेयर्स भी चूंकि बहुत ज़्यादा हीट खारिज कर रहे होते हैं, तो मिज़ाइल धोखा खा के जहाज़ को टकराने के बजाय फ्लेयर से टकरा जाता है और दुश्मन का जहाज़ बचने में कामयाब हो जाता है। अब उससे बचने के लिए इसमें ड्यूल मेथड्स को इस तरह यूज़ किया जाएगा कि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक सीकर होगा। अब वो किस तरह काम करता है कि जैसे नॉर्मल रेडार काम करता है कि अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं को भेजता है, वो अपने टारगेट से टकरा कर वापस आती हैं और ये रिसीव करता है। उससे बचने के लिए फ्लेयर्स कारआमद नहीं होते, उससे दुश्मन का जहाज़ जितनी मर्जी फ्लेयर्स खारिज करता रहे लेकिन वो बच नहीं सकता। ऐसे RF सीकर वाले मिज़ाइल से बचने के लिए जो जहाज़ हैं वो चाफ को खारिज करते हैं, वो एक बचने का तरीका होता है। लेकिन अगर ये दोनों सीकर्स के साथ आ रहा है तो फिर दुश्मन जहाज़ के लिए बचना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज के दौर में हम PL-15 या AIM-120D3 या मिटियोर जैसे मिज़ाइल्स को समझते हैं कि उनसे बचना बहुत मुश्किल है। और ये वो चीज़ है जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ और मैं ज़ाती तौर पे खुश भी हूँ कि इसकी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक प्रैक्टिकल कदम उठाया है और ऐसा ड्यूल सीकर मिज़ाइल हमारी एयरफोर्स में आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें, ये इसके बारे में पहली अजम्पशन यही है कि ये ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर होगा, सेम एज जैसे PL-15 है, और आने वाले वक्त में जो गोख्तुगान है इसे भी टर्की ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर की तरफ लेकर जाएगा।
ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर किस तरह काम करती है कि जो पुराने मिसाइल्स होते थे ये PL-12 जैसे और AIM-120 जैसे, इनमें सिंगल पल्स रॉकेट मोटर होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी रेंज तक जाते हैं तो रॉकेट मोटर का फ्यूल चूँकि कम हो चुका होता है तो उसकी एनर्जी कम हो चुकी होती है और उसके अपने टारगेट को तबाह करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर क्या करती है कि इसमें 2 रॉकेट्स यूज़ कर ली जाती हैं। पहली रॉकेट मोटर जब ख़त्म हो जाती है इग्नाइट होने के बाद, तो जैसे ही मिसाइल की एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है तो दूसरी रॉकेट मोटर स्टार्ट होती है और वो उस एनर्जी को बहाल कर देती है। उस काइनेटिक एनर्जी को जब दोबारा से मिसाइल रीगेन कर लेता है तो फिर पूरी ताकत से जाके अपने टारगेट को तबाह कर देता है। हम सब जानते हैं कि जब हम फ्यूचर मिसाइल्स की बात करते हैं तो उनमें एक बहुत आम टर्म होती है नो एस्केप जोन। नो एस्केप जोन वो एरिया होता है कि अगर आप मिसाइल इस फासले से फायर कर दिया जाए या इस डिस्टेंस से फायर कर दिया जाए तो फिर दुश्मन जहाज़ के बचने के चांसेस तकरीबन नामुमकिन होते हैं। फिर वो जो मर्जी कर ले, वो चैफ डिप्लॉय करे या फ्लेयर्स डिप्लॉय करे, वो बच नहीं सकता। इसका जो एस्टिमेटेड नो एस्केप जोन है वो 50 से 60 किलोमीटर का बताया जा रहा है। ये पाकिस्तानी ओसेंट स्ट्रेटकॉम ने बताया है इसको। ये जस्ट एक एस्टिमेट है, ये कोई भी क्लियर नहीं है। और PL-15 का भी तकरीबन 40-50 किलोमीटर का नो एस्केप जोन बताया जाता है। मीटियोर का भी इतना ही बताया जाता है, PL-15 का उससे थोड़ा सा कम है। तो अगर ये ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर होता है तो इसका ऑब्वियसली नो एस्केप जोन इतना ही होगा 40-50 किलोमीटर का, और जो मीडियम रेंज की फाइट में मोर देन इनफ है, बहुत ज़बरदस्त होगा। अब एक सबसे अहम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि जब हमारे पास PL-15 है जो कि एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हर लिहाज से, फिर उसके मुकाबले में हमें एक और 180 किलोमीटर की रेंज वाला BVR मिसाइल क्यों चाहिए। तो देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान BVR मिसाइल्स बना रहा है। आपको पता हो या ना पता हो, या शायद कई लोगों के लिए नई मालूमात होगी, लेकिन जो PL-12 मिसाइल्स हैं, ये जिन्हें हम SG-10A कहते हैं, पाकिस्तान उन्हें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने एयर वेपन कॉम्प्लेक्स में बड़े अरसे से बना रहा है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 850 या 700 के करीब ऐसे मिसाइल्स हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के पास SG-10 मिसाइल्स मौजूद हैं और इन्हें आने वाले वक्त में सरफेस टू एयर मिसाइल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास BVR मिसाइल्स की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान PL-5 मिसाइल्स को भी TOT के तहत अपने मुल्क में बना रहा है। अब उससे नेक्स्ट एक स्टेप लिया गया है कि हम अपना एक इंडिजिनस BVR मिसाइल बनाएंगे गोख्तुगान के अपकमिंग वर्जन्स के, और PL-15 के हम पल्ला या उसको कम्पीट करता हुआ। पाकिस्तान फ्यूचर में अगर PL-15 को भी TOT के तहत बनाता है अपने मुल्क में तो बना तो लेगा, लेकिन पाकिस्तान उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता JF-17 ब्लॉक 3 के साथ या जो भी अपकमिंग पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिजिनस अपना BVR मिसाइल बनाता है तो वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता होगा, सेम एज जैसे पाकिस्तान अपने लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को और रेंज एक्सटेंशन किट्स वाले बॉम्ब्स को नाइजीरिया, म्यांमार और इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। सो ये बेसिक फ़र्क होता है TOT प्रोजेक्ट में, क्योंकि TOT प्रोजेक्ट से आपकी एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरा आपकी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं वो हॉट रहती हैं, बट आप उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सेम एज जैसे हम TB2 ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन बेच सिर्फ तुर्की सकता है, हम नहीं बेच सकते। हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें अपने मुल्क में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंडिजिनस कोई प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस आप चीज़ बना लेते हो, तो फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।